बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1 और इस पुस्तक का 14वां पाठ है जिसका शीर्षक है लोकगीत। और इस पाठ को लिखा है लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी ने। आज हम इसी पाठ का सरल भावार्थ देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पाठ से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। बच्चों, लोकगीत को लोगों का गीत या जनता का गीत भी कहा जाता है। इस प्रकार का गीत कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज उत्साह के साथ गाता है। सामान्यतः लोगों में प्रचलित, लोगों द्वारा रचित और लोगों के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। इस गीत को अधिकतर लोग समूह में बैठकर त्योहारों या किसी विशेष अवसर पर मिलकर गाते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक लोकगीत की पुरानी परंपरा के बारे में और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, लोकगीत जिसे अंग्रेजी में हम फोक सॉन्ग्स भी कहते हैं, इसकी जो परंपरा है ये वर्षों पुरानी है। इसे लोगों का गीत या जनता का गीत भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरह की जो गायन की शैली है वह लोगों में काफी प्रचलित है। इस प्रकार के गीत लोग त्योहारों में और किसी विशेष अवसर पर समूह में बैठकर एक साथ गाते हैं। इस पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हमें लोकगीत के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पेज 97 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल भिन्न है। इसकी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण यह गांव और शहर के लोगों में भी काफी लोकप्रिय है। इन गीतों को गाने के लिए किसी साधना की भी जरूरत नहीं होती। लोग इन्हें त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाते हैं। इस तरह के गीतों को हमेशा से लोग गाते आए हैं और इनकी रचना करने वालों में अधिकतर गांव के लोग और खासकर स्त्रियों का भी विशेष योगदान माना जाता है। ये गीत बिना किसी वाद्य यंत्रों के या फिर साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी की मदद से गाए जाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, लोकगीत और शास्त्रीय गीत दोनों ही भिन्न प्रकार के गीतों की शैली है। लोकगीतों को इसलिए ज्यादा लोकप्रियता मिली है क्योंकि इसे गाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा अभ्यास या साधना करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि उन्हें शास्त्रीय संगीत गाने के लिए करना पड़ता है। इसे लोग समूह में बैठ करके एक साथ गाते हैं। इस प्रकार के गीतों को लोग त्योहारों पर या किसी विशेष मौके पर गाते हैं। लोकगीत की यह जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। इसकी रचना करने वाले जो हैं वो ज्यादातर गांव के लोग होते हैं। तो यहाँ पर गांव के लोग, खासकर उनमें स्त्रियां जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इस प्रकार के गीतों की रचना करने में। और सबसे अच्छी बात यह है, इस प्रकार के गीतों को गाने के लिए बहुत ही साधारण जो वाद्य यंत्र होते हैं जैसे ढोलक, झांझ, करताल या बांसुरी आदि की धुन में भी इन गीतों को आसानी से लोग गा सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। पेज 97-98 का भावार्थ। एक ऐसा भी समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीतों की कोई अहमियत नहीं थी और इनकी उपेक्षा भी की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। लोगों ने भारतीय लोक साहित्य और लोक गीतों को संग्रह करने का फैसला किया। अब यदि हम शास्त्रीय संगीत और लोक गीतों की तुलना करें तो इसमें लोक गीतों को उतना ज्यादा महत्व कभी भी नहीं दिया गया था, बल्कि इनकी उपेक्षा ही की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोगों में जागरूकता फैली है और हमारी जो पुरानी कलाएं हैं उनको सहेजने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लोग आगे आने लगे हैं। इसी भावना के साथ कुछ लोगों ने लोक गीतों का संग्रह करने का भी फैसला कर लिया है। तो आइए आगे देखते हैं क्या बताया गया है लोकगीतों के बारे में। पेज 98 का भावार्थ। लोकगीत कई प्रकार के हैं। इनमें सबसे मुख्य है भारत के आदिवासियों का संगीत। कुछ प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल जैसी आदिवासी जातियां रहती हैं। यहाँ के स्त्री और पुरुष बड़े बड़े दल बनाकर गीत गाते हैं और नाचते भी हैं। इनके गीतों से चारों दिशाएं गूंजने लगती हैं। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के अपने गीत हैं और उन्हें गाने का उनका अपना तरीका है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में गाए जाने वाले गीतों को पहाड़ी कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारे अलग अलग राज्यों में रहने वाली जो आदिवासी जातियां हैं
उनमें भी इस तरह के लोकगीत काफी प्रचलित हैं। इन आदिवासी जनजातियों में रहने वाले स्त्री और पुरुष बड़े बड़े समूहों में अपने आप को बांट लेते हैं और नाचते हुए इस तरह के गीत गाते हैं। इनके गीतों से कभी कभी तो पूरी दिशाएं गूंजने लगती हैं और यह सुनने में बहुत ही मधुर प्रतीत होता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनके भी अपने गीत होते हैं और उनके गाने का तरीका भी अन्य लोगों से भिन्न होता है। इस तरह से गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। आइए देखते हैं आगे पेज 98 का भावार्थ। हमारे देश के वास्तविक लोकगीत गांव और देहातों में हैं। लोकगीत जैसे चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं, तो वहीं दूसरी ओर माहिया पंजाब में गाया जाता है। राजस्थानी भाषा में ढोला, मारू आदि के गीत लोग बड़े चाव से गाते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में किस तरह के लोकगीत प्रचलित हैं, किस तरह से लोग खुशी के माहौल में इस तरह के गीत गाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में कुछ लोकगीत हैं जिनके नाम हैं चैता, कजरी, बारहमासा, सावन। ये सारे लोकगीत वहां पर काफी प्रचलित हैं और लोग इन्हें विशेष अवसरों पर जरूर गाते हैं। इसी तरह से बंगाल के जो लोकगीत हैं उनका नाम है बाउल और भतियाली, और दूसरी तरफ पंजाब में माहिया गीत जो है वो लोग बड़े चाव से गाते हैं। उसी तरह से राजस्थानी भाषा में ढोला मारू लोकगीत की एक शैली है, वहाँ के लोग इस प्रकार के लोकगीत गाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है लोकगीतों के बारे में। पेज 98 का भावार्थ। इन लोकगीतों की रचना करने वाले रचनाकार गीत के विषय अपनी कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं। यही कारण है कि यह लोकगीत लोगों के हृदय को छू लेते हैं। लोकगीत साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन और सोरठ जैसे राग में गाए जाते हैं। देहाती इलाकों में कहरवा, बिरहा, धोबिया बहुत गाए और पसंद किए जाते हैं। यह लोकगीत ग्रामीण बोलियों में गाए जाते हैं और बड़े ही आनंददायक होते हैं। इन गीतों की लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि यह लोगों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लोकगीतों के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए लेखक कह रहे हैं कि इन लोकगीतों की जो रचना करने वाले हैं या इन लोकगीतों को जो लिखने वाले कवि हैं वो अपनी कल्पना के आधार पर इन गीतों को नहीं लिखते हैं, बल्कि उनके आसपास जो चीजें घट रही हैं या उनके रोजमर्रा के जीवन में जिन चीजों का वो पालन करते हैं उन्हीं विषयों को लेकर के इस प्रकार के गीत बनाए जाते हैं। और यही कारण है कि ये जो गीत हैं वो लोगों के हृदय को भी छू लेते हैं। लोकगीत गाने के लिए बहुत सारे राग प्रचलित हैं, जैसे कि पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन और सोरठ। इन रागों में लोकगीत गाए जाते हैं। देहाती इलाकों में लोग जिस तरह के लोकगीतों को पसंद करते हैं उनके नाम है कहरवा, बिरहा, धोबिया। ये वहां पर बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ज्यादातर लोकगीत जो है वो गांव की भाषा में ही गाए और लिखे जाते हैं और यही कारण है कि इन गीतों की लोकप्रियता जो है वो बहुत ज्यादा है। लोगों को यह आसानी से समझ में भी आ जाती है और सुनने में इसका जो संगीत है वो बहुत ही मधुर और आनंददायक भी होता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। पेज 99 का भावार्थ। करीब 30-40 वर्षों से भोजपुरी भाषा में विदेशिया का अत्यधिक प्रचार हुआ है। लोकगीत गाने वाले अनेक समूह गांव देहातों में इन्हें गाते हुए घूमते हैं। इन गीतों में अक्सर परदेसी प्रेमी और रसिक प्रेमी प्रेमिका की बात होती है। यह गाने करुणा और विरह से भरे होते हैं। यहाँ पर 30 से 40 वर्षों में लोकगीत की जो एक शैली है जिसका नाम है विदेशिया, इसका अत्यधिक प्रचार हुआ है। इस तरह के गीतों को गाने वाले लोग समूह में गांव देहातों में घूम घूम कर इस तरह के गीत गाते हैं। विदेशिया का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि विदेश में जाकर रह रहा हो। इन गीतों में भी विदेशिया जो शब्द है उसका बार बार प्रयोग हम सुन सकते हैं और साथ ही साथ इन गीतों का विषय भी प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम के बारे में बताया जाता है और उनके विरह की भी दुख भरी कहानी गीतों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। लोकगीत की यह जो शैली है यह गाँव देहातों में काफी प्रसिद्ध है। तो आइए आगे देखते हैं। पेज 99 का भावार्थ। जंगल में रहने वाली जातियों में भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं।
यहाँ पुरुष और स्त्रियां अलग अलग गाते हैं और गीत के माध्यम से ही एक दल प्रश्न पूछता है और उनका जवाब दूसरा दल गीत के माध्यम से ही देता है। पिछले कुछ सालों में इस प्रकार के दलीय गायन की परंपरा खत्म होती नजर आ रही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि जंगलों में रहती हैं। ये लोग भी अपने विशेष अवसरों पर या त्योहारों पर एकजुट होकर के इस तरह के लोकगीत गाते हैं। यहाँ पर इनके गाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर ये दलों में अपने आप को बांटकर इस तरह के गीत गाते हैं। पुरुष और स्त्रियां जो हैं वो अलग अलग गीत गाती हैं। पुरुष गीत के माध्यम से ही स्त्रियों के समूह से कोई प्रश्न करते हैं और उसका जवाब स्त्रियों का जो दल है वो गीत के माध्यम से ही उन्हें देता है। लेकिन इस प्रकार दल बनाकर के जो गाने की परंपरा है वह धीरे धीरे खत्म होती हुई भी नजर आ रही है। पेज 99 का भावार्थ है, बुंदेलखंडी बोली में गाए जाने वाले आल्हा के गाने बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी शुरुआत चंदेल राजा के राजकवि जगनिक द्वारा की गई थी। इन्होंने आल्हा उदल की वीरता का वर्णन अपने महाकाव्य में किया है, लेकिन बाद में दूसरे देहाती कवियों ने इनका प्रयोग अपने गीतों में किया। यह गीत आज भी गांव में प्रेम से गाए जाते हैं। इन गीतों को गाने वाले ढोलक लेकर गांव-गांव घूमकर इन्हें गाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अब जो बुंदेलखंड का जो इलाका है वहां पर भी लोकगीत काफी प्रचलित हैं और वहां के लोकगीत की जो शैली है उसका नाम है आल्हा। तो ऐसा माना जाता है कि जो बुंदेलखंड के राजा थे, चंदेल राजा, उनके राज्य में एक राजकवि थे जिनका नाम था जगनिक। लोकगीत के इस शैली की शुरुआत जगनिक द्वारा ही की गई है। इन्होंने अपने द्वारा लिखे गए महाकाव्य में आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन जो है वो लोकगीत के माध्यम से ही किया है। लेकिन बाद में वहाँ के जो गांव और देहात हैं, वहाँ रहने वाले जो कवि हैं, उन्होंने भी राजकवि जगनिक की इस शैली का प्रयोग अपने द्वारा लिखे गए गीतों में साफ साफ किया है। लोकगीत की यह जो शैली है आल्हा, इसे लोग बहुत ही प्रेम से गाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ इन गीतों को गाने के लिए समूह में लोग ढोलक आदि लेकर गांव-गांव घूमकर इस गीत को गाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हमारे देश में स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों की संख्या अनंत है। ऐसे गीतों की रचना के साथ साथ औरतें इन्हें गाती भी हैं। इन गीतों का संबंध प्रायः स्त्रियों से ही होता है। हमारा देश गीतों के मामले में अन्य देशों से अलग है, क्योंकि संसार के किसी भी देश में स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग गीत नहीं होते। यहाँ पर यह साफ बताया गया है कि हमारा जो भारतवर्ष है वहाँ पर स्त्रियों के द्वारा इस तरह के जो लोकगीत हैं उनकी संख्या अनंत में उन्हें गिना नहीं जा सकता। इस तरह के गीतों की जो रचनाएं हैं वो प्रायः स्त्रियां ही करती हैं और इन्हें गाती भी वही हैं, क्योंकि इन गीतों का जो संबंध होता है वो सीधे सीधे स्त्रियों के साथ ही होता है। हमारा देश जो है वो सभी देशों से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसा हम संसार के किसी और देश में नहीं देखते। तो आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि लोकगीत आखिर किन किन अवसरों पर गाए जाते हैं। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ के, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि जैसे अवसरों के अलग अलग गीत हैं। यह गीत प्रायः स्त्रियां ही गाती हैं। इन अवसरों पर स्त्रियों द्वारा आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से गीत गाए जा रहे हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का उल्लेख किया है। सोहर, बानी, सहरा ऐसे ही कुछ गीत हैं। 12 मासी पुरुष और स्त्रियां एक साथ गाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग ऐसे बहुत सारे मौके हैं जहाँ पर कि स्त्रियां समूह बना करके इस तरह के लोकगीत गाती हैं। वो कौन कौन से मौके होते हैं? जैसे कि त्योहारों में नदियों में नहाना बहुत शुभ माना जाता है, तो नदी की तरफ जाते हुए रास्ते में वो गीत गाते हुए जाती हैं। साथ ही साथ जब वो नहाती हैं वहां पर भी वे इस तरह के गीत गाती हैं। विवाह के अवसर पर ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, जैसे मटकोड़ है, उस वक्त भी स्त्रियां अलग तरह के गीत गाती हैं। इस तरह से जब विवाह के अवसर पर दो परिवार एक साथ आते हैं तो यहाँ पर गीतों के माध्यम से प्रेम युक्त गालियों का भी गीतों के रूप में आदान प्रदान होता है। जन्म के अवसर पर भी ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं जो स्त्रियां समूह में मिलकर के गाती हैं। ये सारे जो मौके हैं, इन मौकों पर प्रायः स्त्रियां ही गाना गाती हैं और साथ ही साथ इस तरह के जो गाने हैं वो कोई आज और कल के नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से स्त्रियां इन मौकों पर गाना गाती आ रही हैं। महाकवि कालिदास जो हैं उन्होंने भी अपने ग्रंथों में इन गीतों का उल्लेख किया है। ऐसे ही कुछ गीत हैं। सोहर, बानी, सहरा 12 मासी लोकगीत की एक ऐसी शैली है जो कि पुरुष और स्त्री एक साथ मिलकर के गाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। पेज नंबर
101 का भावार्थ, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गानों की विशेषता यह है कि वह दल बांधकर गाना गाती हैं। अधिकतर इन गानों में तालमेल नहीं होता, लेकिन त्योहारों और शुभ अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले यह गाने बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल गांव और नगरों में गायिकाएं भी उपलब्ध होती हैं जो विवाह और जन्म जैसे अवसरों पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं। वैसे तो स्त्रियां सभी ऋतुओं में दल बनाकर गाती हैं, परंतु होली और बरसात की कजरी के अवसर पर उनका गायन और उत्साह देखते ही बनता है। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्त्रियां हमेशा समूह में गाना गाती हैं। इन गीतों के दौरान उनके स्वरों का जो तालमेल होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि ये गाने शुभ अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं जो सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आजकल गांव और शहरों में यह भी देखा जाता है कि जो गायक और गायिकाएं व्यावसायिक तौर पर गाना गाते हैं उन्हें भी इस तरह के अवसरों पर बुलाया जाता है। वैसे तो स्त्रियां हर मौके पर कोई ना कोई लोकगीत अवश्य गाती हैं, लेकिन होली और बरसात की जो कजरी है उस अवसर पर स्त्रियों के द्वारा जो गाए जाने वाले लोकगीत हैं उसका उत्साह और उसकी मधुरता जो है वो देखते ही बनती है। आइए आगे देखते हैं। पेज 101 का भावार्थ, पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। स्त्रियां ज्यादातर ढोलक की मदद से ही गीत गाती हैं और साथ ही नाचती भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है जिसे स्त्रियां एक बड़े घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। गीत के दौरान लकड़ियां भी बजाती हैं जो बाजे का काम करता है। यहाँ स्त्रियां गाने के साथ साथ नाचती भी हैं। गरबा अब अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो चुका है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि पूर्व दिशा में जो भी राज्य पड़ते हैं वहां पर अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के द्वारा रचे हुए गीत ही गाए जाते हैं। स्त्रियां जो हैं इस तरह के समूहों में जब भी वो लोकगीत गाती हैं तो उनके साथ जो एक वाद्य यंत्र होता है वो ज्यादातर ढोलक ही होता है। यहाँ पर स्त्रियां गाते हुए नाचती भी हैं। गुजरात में नृत्य के साथ साथ गाए जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकगीत की शैली है जिसे कि गरबा कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान स्त्रियां गोल घेरा बनाकर घूम घूम कर गाती हैं। उनके हाथ में पतली डंडियां होती हैं जिसे वो बीच बीच में बजाती हैं और ये जो डंडियां हैं वो बाजे का भी काम करती हैं। गरबा अब केवल एक राजस्थान की ही नृत्य शैली या गायन शैली नहीं रह गई है, बल्कि यह दूसरे राज्यों में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया लोकगीत गाया जाता है जिसे विशेष तौर पर स्त्रियां गाती हैं। गांव में गाए जाने वाले गीतों के बहुत सारे प्रकार हैं। वहां लोगों का जीवन खुशी से लहराता हुआ नजर आता है। इस तरह लोकगीत गांव के मेहनती लोगों के जीवन का प्रतीक है। यहाँ पर होली के अवसर पर भी बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जो अक्सर लोगों द्वारा गाए जाते हैं। उन्हीं में से ब्रज में गाए जाने वाला रसिया जो है वो लोकगीत काफी प्रसिद्ध है और यह लोकगीत होली के अवसर पर विशेषकर स्त्रियां ही गाती हैं। गांव में गाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जो लोग इस तरह के अवसरों पर उत्साह के साथ गाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो गांव में लोग रहते हैं उनका जीवन जो है खुशियों से लहराता हुआ सा नजर आता है। इस तरह से गांव के लोगों की जो मेहनत करने की प्रवृत्ति होती है उसकी झलक हमें इन लोकगीतों में साफ नजर आती है। तो बच्चों, आशा है वसंत भाग 1 का पाठ 14 लोकगीत का सरल भावार्थ पढ़ने के बाद आप सब इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।